Yes, sir. Secondary source of law. सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ कहाँ से आया? इसके दो सोर्स हैं। सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ कहाँ से आया? सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ के दो सोर्स हैं। प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ में जैसे हमने पढ़ा कि प्राइमरी सोर्स ट्रेडिशन से, कस्टम से, जो पुराने टाइम में लोग कस्टम फॉलो करते थे, जो रीति रिवाज फॉलो करते थे, वहाँ से प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ डिराइव हुआ। कोर्ट्स के डिसीजन से प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ बना। उसके बाद अपना उसके बाद हमारे वो थी जो पर्सनल लॉ जो थे, वहाँ से प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ आया। तो ऐसे ही सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ कहाँ से बने? सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ, इसके दो दो सोर्स थे सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ। पहला सोर्स जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। गुड कंसाइंस। और दूसरा सोर्स ऑफ इंग्लिश लॉ। सोर्स ऑफ इंग्लिश लॉ। जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ इंडिया में आया वो किसके बेसिस पे आया? एक तो इंग्लिश लॉ से आया, ब्रिटिश लॉ। हमारा जो सोर्स ऑफ लॉ था वो ब्रिटिश सोर्स ऑफ लॉ से आया। और पहला पहला सोर्स किससे आया? दो सोर्स से सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ बना है। जस्टिस मतलब न्याय, इक्विटी मतलब इक्विटी मतलब सबके साथ बराबरी, एकता, और गुड कंसाइंस मतलब अच्छी भावना। कि भाई लॉ जो है, जब जो भी लॉ बनाया जाए वो जस्टिस, इक्विटी, इक्वालिटी और गुड कंसाइंस के बेस पे बनाया जाए। समझ आ गई? तो सेकेंडरी Yes, सोर्स ऑफ sir. लॉ किसके ऊपर बेस है? जस्टिस के ऊपर, इक्विटी के ऊपर और गुड कंसाइंस के ऊपर बेस है। Valid. The concept of justice, equity and good conscience was introduced by Ample is Empire's regulation of 1781। मतलब ये कहना चाह रहा है इन दी एब्सेंस ऑफ एनी रूल ऑफ स्टैट्यूटरी लॉ और कस्टम और पर्सनल लॉ। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जहां पर वेयर वेयर स्टैट्यूटरी लॉ वेयर स्टैट्यूटरी लॉ या फिर कस्टम लॉ या फिर इंडियन लॉ, ये हमारे कौन से सोर्स ऑफ लॉ है सिमरन? ये हमारे कौन से सोर्स ऑफ लॉ है? पर्सनल लॉ, कस्टम लॉ, हाँ जी, पर्सनल। स्टैट्यूटरी लॉ, ये हमारे कौन से सोर्स ऑफ लॉ है? पर्सनल। हमने पढ़ा था पर्सनल लॉ या फिर कस्टम लॉ या फिर स्टैट्यूटरी लॉ, ये हमारे प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ है। कौन से हैं? प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ। जहां पर लिखो, जहां पर वेयर प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ आर मिसिंग, जहां पर प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ आर मिसिंग और अब्सेंस, कि जहां पर प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ नहीं है, जहां पर किसी चीज के लिए कोई लॉ नहीं बना हुआ, तो फिर कोर्ट किस तरह से डिसीजन लेती है? तो उस मुद्दे पे मान लो कोर्ट के सामने कोर्ट के सामने कोई केस गया, कोई केस गया, एक ऐसा केस जिसके लिए कोई लॉ ही नहीं बना, कोई लॉ नहीं है, मतलब प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लॉ कोई है ही नहीं, तो फिर कोर्ट किस तरह से डिसीजन लेगी? तो फिर कोर्ट जाएगी सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ में। फिर कोर्ट किस तरह से डिसीजन लेगी? कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस, कोर्ट विल टेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ
जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। कोर्ट जस्टिस के बेसिस पे, इक्विटी के बेसिस पे एंड गुड कंसाइंस के बेसिस पे क्या लेगी, डिसीजन लेगी। समझ आ गई मेरी बात, क्या कहना चाह रहे हैं? क्लियर है? यस सर। मान लो एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको। जिस केस के अंदर हमें पता है कि अगर कोई भी ऐसा मैटर है वो कौन से एक्ट के अंदर आता है, कौन सी धारा के अंदर आता है, और इस केस के लिए क्या सजा होगी, अगर हमें पता है, अगर कोर्ट को भी पता है, उसे बोला जाता है प्राइमरी सोर्स। क्योंकि वो कहाँ पाया जाता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ में पाया जाता है। बट जिस केस के लिए कोई लॉ ही नहीं है, तो फिर कोर्ट किस तरह से डिसीजन लेगी? फिर कोर्ट देखेगी कि भाई क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या इनके लिए न्याय है, किस में इसको न्याय मिल सकता है, और कैसे इक्विटी हो सकती है, उसके बेसिस पे डिसीजन लेगी। समझ आ गई? क्लियर है? हाँ जी। यस हाँ सर। तो सर पहले हमेशा कोर्ट जो होगी वो प्राइमरी के सोर्स पे देखेगी, फिर हाँ सेकेंडरी पे लो आएगी। के हाँ लो पहले प्राइमरी सोर्स में जाता है। प्राइमरी सोर्स के अंदर एक्ट आते हैं, प्राइमरी सोर्स के अंदर कस्टम लॉ आते हैं, प्राइमरी सोर्स के अंदर पर्सनल लॉ आते हैं। समझ आ गई मेरी बात? कि भाई जो यस सर। बने हुए हैं लॉ, जिनको लोग फॉलो करते हैं, जहाँ पे प्रॉपरली प्रोविजंस बने हुए हैं, वो प्राइमरी सोर्स में है। बट जहाँ पर किसी मुद्दे के लिए कोई क्या नहीं है, कोई प्राइमरी सोर्स है ही नहीं लॉ का, जहाँ पर कोई एब्सेंस है, कोई नहीं। कोई लॉ नहीं है, जहाँ पे कोई पर्सनल लॉ नहीं है, जहाँ पे कोई कस्टम नहीं है, और कोर्ट के सामने कोई ऐसा केस आया जिसमें कोर्ट को डिसीजन लेना है, तो कोर्ट कैसे डिसीजन लेगी? कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस, न्याय के बेसिस पे, इक्विटी के बेसिस पे, बराबरी सेकेंडरी दोनों लॉ के। पार्टी को, और एक अच्छी भावना से डिसीजन लेगी। यस सर। समझ आ गई? और दूसरा आता है यहाँ यस पे सर। तो इंग्लिश सर लॉ। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हाँ, जो है वो भी तो इन्हीं सब पे है ना, प्राइमरी सोर्स के ऊपर बेस है वो भी, यूनिफॉर्म सिविल यूनिफॉर्म कोड। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये हमारे प्राइमरी लॉ है। समझ आ गई? जैसे सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये सारे क्या है? ये स्टैट्यूटरी लॉ है। क्लियर है? यस जो बनी हुई है वो। हाँ, ये सब स्टैट्यूटरी लॉ है। ठीक है सर। अब बात करते हैं इंग्लिश लॉ की, सोर्स ऑफ इंग्लिश लॉ। सोर्स ऑफ इंग्लिश लॉ आपको जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस का समझ आ गया सेकेंडरी सोर्स के अंदर। यस सर। अब आता है यस सर। सोर्स ऑफ इंग्लिश लॉ। इसकी बात करते हैं। सोर्स ऑफ इंग्लिश लॉ के अंदर दो लॉ आते हैं। एक आता है कॉमन लॉ, एक आता है मर्चेंट लॉ। कॉमन लॉ क्या होता है? कॉमन लॉ होता है हाँ, कॉमन लॉ क्या होता है? दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड अनरिटन लॉ। इसको अनरिटन लॉ भी बोला जाता है। इसको अनरिटन लॉ भी बोला जाता है।
जो प्राइमरी लॉ होता है वो रिटन लॉ होता है प्रॉपरली। प्राइमरी लॉ जो होता है, जैसे हमारा कंपनी लॉ है, कंपनी लॉ प्रॉपर रिटन है ना, पूरा एक बुक है ना, हाँ बनी जी। हुई है ना प्रॉपरली। कोई भी यस सर। जैसे सिक्योरिटी लॉ है वो भी रिटन है पूरा। लेकिन जो कॉमन लॉ इंग्लिश लॉ होते हैं ये अनरिटन लॉ होते हैं, जो एप्लीकेबल होते हैं, जो एप्लीकेबल होते हैं, एप्लीकेबल टू द होल ऑफ किंगडम, टू द होल ऑफ किंगडम। रियलम का मीनिंग होता है किंगडम। मान लो किसी एरिया के अंदर, किसी एरिया के अंदर राजा का शासन है, और राजा ने क्या बना रखा है, कुछ रूल्स बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं, रूल्स बना रखे हैं, और सबको वो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं राजा के उसमें किंगडम के अंदर। उसे बोला जाता है, क्योंकि वो अनरिटन है लेकिन वो रूल्स बने हुए हैं, फॉलो करने पड़ते हैं, वो कॉमन है, सबके लिए मानने पड़ेंगे, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं कॉमन लॉ। जो कि रिटन यस नहीं है, सर। जो कि क्या नहीं हुआ अभी तक, द कॉमन लॉ। अनरिटर्न है। हाँ, द कॉमन लॉ इन दिस context is the name given to those principle of law evolved by the judge in making the decision on case that are brought before the him. कॉमन लॉ वो लॉ होते हैं जिनको क्या किया गया है, मैं दोबारा से बता देता हूँ। कॉमन लॉ वो लॉ होते हैं जिनको इवोल्व किया गया है। ये कॉमन लॉ इवोल्व हुए हैं, इवोल्व बाय द डिसीजंस ऑफ द जज। जी। जज के डिसीजन से ये लॉ बने हुए हैं। मतलब क्या हुआ, पुराने टाइम से, काफ़ी टाइम्स हो गए, मान लो काफ़ी टाइम से। अब कंपनी लॉ में जब हम जाते हैं, हम केस लॉ पढ़ते हैं ना, पुराने पुराने 1918, 1856, ऐसे केस लॉ आते हैं ना। जैसे हम हाँ जी। कंपनी लॉ में गए, हमने कोई केस लॉ पढ़ा, वे सारे केस लॉ कोर्ट्स के अंदर डिसाइड हुए पड़े हैं। उन सारे केस लॉस को इकट्ठा करके एक क्या बना रखी है, एक बॉडी ऑफ रूल्स बना रखी है, जिसको क्या बोला जाता है, कॉमन लॉ बोला जाता है। एक कॉमन लॉ बना रखा है, उन सबको जोड़ के कॉमन लॉ बना रखा है। कॉमन लॉ अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताओगे इट इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉ, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉ। कॉमन लॉ क्या है, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉ विच इवॉल्व बाय द decisions of the judges, which evolve by the decisions of the judges. Common law is unwritten law of England. Common law क्या होता है, unwritten law of England है, it is unwritten law of England। समझ आ गई, which is applicable to the whole of kingdom। क्लियर है, हाँ जी। समझ आ गई या दोबारा समझाऊं। हाँ जी। यस सर। कॉमन लॉ, कॉमन लॉ मतलब जैसे, आ गया समझ। हाँ। अब आते हैं मर्चेंट लॉ के अंदर। मर्चेंट लॉ क्या है, मर्चेंट लॉ क्या होते हैं, मर्चेंटाइल लॉ। मर्चेंटाइल लॉ जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एक्सेप्ट, ये सारे मर्चेंटाइल लॉ हैं। मर्चेंटाइल लॉ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मर्चेंटाइल लॉ। अब मर्चेंट क्या होता है, मर्चेंट मीन्स दूज कस्टम एंड यूजेस विच आर बाइंडिंग ऑन द ट्रेडर इन देयर डीलिंग विद द ईच अदर। मतलब मर्चेंट लॉ एक बहुत ही पुराना लॉ है। मर्चेंट क्या होता है, मर्चेंट का मीनिंग होता है व्यापार, व्यापार।
और मर्चेंट लॉ क्या होता है? मर्चेंट मीन्स द कस्टम, व्यापार करने के तौर तरीके, कस्टम या फिर जो यूजेस, जो तौर तरीके होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, जो किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं? एप्लीकेबल होते हैं ऑन द ट्रेडर्स, मतलब व्यापारियों के ऊपर, ऑन दी ट्रेडर्स। अगर वो एक दूसरे से डील करते हैं तो वो किस तरह से डील करेंगे एक दूसरे से, उनके लिए जो रीति रिवाज बना रखे हैं उनको बोला जाता है मर्चेंट। समझ आ गई? क्लियर है? यस सर। हाँ। But before a custom can have a binding force of law, it must be shown that such a custom is ancient, journal as well as command universal compliance. In other case, a custom have to be proved by the party claiming to it. मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई जो ये क्या है, ये सबसे पुराना जो ये मर्चेंट है, मर्चेंट इज वन ऑफ द एशियंट कस्टम है, एक बहुत पुराना कस्टम है मर्चेंट। तो मतलब जो भी इस कस्टम को इन ऑल केसेस अ कस्टम हैव्स टू बी प्रूव बाय द पार्टी क्लेमिंग इट। तो जो भी पार्टी इसके अंदर डील करती है तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा? प्रूव करना पड़ेगा। आपको ज़्यादा नहीं इसमें लिखना, आपको लिखना है लॉ मर्चेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मर्सेंटाइल लॉ। मर्चेंट मीन्स द सोर्स एंड यूज विच आर बाइंडिंग ऑन द ट्रेडर्स इन देयर डीलिंग विद द ईच अदर। समझ आ गई? दिस इज लॉ मर्चेंट। क्लियर है? तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ आप बच्चों को क्लियर हो गया। सर जस्टिस, ये ट्रेडर्स पे ही, हाँ जी, सर ये सिर्फ ट्रेडर्स पे ही रहेगा मर्चेंट लॉ? क्या रहेगा? सिर्फ ट्रेडर्स पे ही रहेगा मर्चेंट लॉ? ट्रेड, हाँ, जो लोग व्यापार करते हैं उन्हीं को ट्रेडर्स ये, पे ही रहेगा दिस इज एप्लीकेबल? एप्लीकेबल ओनली टू द ट्रेडर्स, बिजनेसमैन। क्लियर है ना? मर्चेंटाइल लॉ किस पे एप्लीकेबल होता है? द पर्सन हु ओके डील्स, सर। यस जो सर। ट्रेड करते हैं, जो व्यापार करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो सेल्स ऑफ गुड्स करते हैं, जो कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो मर्चेंटाइल करते हैं, उनके ऊपर मर्चेंट लॉ एप्लीकेबल होता है। समझ आ गई? कंपनी सेक्रेटरी बेसिकली यस कौन सर। से लॉज के अंदर डील करता है? कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी डील करता है मर्सेंटाइल लॉ के अंदर। कंपनी सेक्रेटरी कमर्शियल लॉ और ओके मर्सेंटाइल सर। लॉ के अंदर डील करता है। कंपनीज एक्ट, सिक्योरिटी लॉ, फैमा, कमर्शियल लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, उसके बाद भाई हमारे पास लेबर लॉ, रेरा, आईबीसी, और कौन कौन से लॉ हैं? और हमारे पास सिक्योरिटी लॉ, आरबीआई, एनसीएलटी, पता नहीं कितने लॉ हैं जिसमें कंपनी सेक्रेटरी डील करते हैं। समझ आ गए? ये सारे कमर्शियल नेचर के हैं, दीज आर ऑल कमर्शियल। यस सर। क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। जी। अब बात करते हैं मर्सेंटाइल लॉ और कमर्शियल लॉ होता क्या है। मर्सेंटाइल लॉ, कमर्शियल लॉ होता क्या है? मर्सेंटाइल लॉ इज रिलेटेड टू द कमर्शियल एक्टिविटी ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी। मर्सेंटाइल लॉ वो लॉ होता है जो कमर्शियल एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। इट इज द दैट ब्रांच ऑफ लॉ विच इज एप्लीकेबल और कंसर्न विद द ट्रेड और कॉमर्स। जो लॉ ट्रेड या फिर कॉमर्स से रिलेटेड होते हैं, उनको बोला जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं कॉमर्शियल, उनको हम कॉमर्शियल लॉ बोलते हैं। क्लियर है? समझ आ गई? इन कनेक्शन विद द वेरियस बिजनेस ट्रांजेक्शन, मर्सेंटाइल लॉ इज अ वाइड टर्म एंड एम्बार्स ऑल लीगल प्रिंसिपल कंसर्निंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। मतलब जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है उनसे रिलेटेड कौन सा लॉ होता है? उनसे रिलेटेड,
तो मैं अगर आपको लिखवाना चाहूँ पॉइंट्स के अंदर तो लिखो, लिखो क्या होता है मर्सेंटाइल लॉ। यस सर। मर्सेंटाइल लॉ या फिर कमर्शियल लॉ। पहला, it is related to the it is related to the commercial activity. It is related to the commercial activities. Point number 2, it is the branch of law which is related with the trade and commerce. Point number 3, it is it is it is cover the it is covers the all legal principle. It is cover the all legal principle relating to the business transaction business transactions. समझ आ गए? हाँ जी। हाँ। नंबर Yes, sir. 4, in the mercantile law one of the most essential requirement is the existence of वैलिड एग्रीमेंट, कि एग्रीमेंट होना चाहिए। कोई भी मतलब अगर आप कमर्शियल लॉ के अंदर आप कोई भी बिजनेस करते हो तो एग्रीमेंट करते हो ना, कोई भी सर्विस एग्रीमेंट हो गया, लीज एग्रीमेंट हो गया, कोई भी सेल एग्रीमेंट हो गया, परचेज एग्रीमेंट हो गया, रेंट एग्रीमेंट हो गया। कमर्शियल नेचर की जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उनके अंदर एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर हर एक उसमें एक एग्रीमेंट होता है। समझ आ गई? क्लियर है? आगे बढ़े? Yes, sir. हाँ, कोई डाउट? जी। इंडिया नहीं। के अंदर मर्सेंटाइल लॉ कौन कौन से हैं? मर्सेंटाइल लॉ इन इंडिया, इंडिया में सबसे पुराना मर्सेंटाइल लॉ जो है, बात करते हैं मर्सेंटाइल लॉ इन इंडिया। लिखो बिफोर 1872 एंड आफ्टर 1872। 1872 से पहले जितनी भी मर्सेंटाइल बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ करती थी, जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ करती थी उनको रेगुलेट किया जाता था, रेगुलेटेड बाय द पर्सनल लॉ। वो पर्सनल लॉ से रेगुलेट होती थी, जैसे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, वो रेगुलेट होती थी बाय द पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ कौन सा? हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ। बट 1872 में पहली बार सबसे पुराना इंडिया का सबसे पहला इंडिया इज फर्स्ट मर्सेंटाइल लॉ जो है, इंडिया इज फर्स्ट मर्सेंटाइल लॉ जो है
उसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो फिर सारे बिजनेस किसके अकॉर्डिंगली होते थे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंगली। 1872 से पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन कैसे होती थी? बाय द लॉ ऑफ द पार्टी, बाय द पर्सनल लॉ, जैसे हिंदू लॉ, मोमडन लॉ। बट 1872 में और उसके बाद एक नया मर्सेंटाइल लॉ बनाया गया जिसका नाम था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्लियर है? समझ आ गई? समझ आ गई? क्लियर है? समझ आ गई? हाँ जी। यस सर। हाँ, कोई डाउट? नहीं सर। हाँ, अब आते हैं सोर्स ऑफ इंडियन मर्सेंटाइल लॉ। कहाँ से बनता है, कहाँ से बना इंडियन मर्सेंटाइल लॉ? पहला, इंग्लिश मर्सेंटाइल लॉ। इंग्लिश, हमारे जितने भी मर्सेंटाइल लॉ हैं वो यूके के, इंग्लैंड के जितने भी मर्सेंटाइल लॉ हैं उनसे कॉपी पेस्ट किए गए हैं। बस थोड़ी बहुत ही मॉडिफिकेशन की है, अदरवाइज कॉपी पेस्टेड है सारा। हमारे मेजरली लॉ, इंडिया के मेजरली लॉ